विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है। जो लड़ सका वही तो महान है। याद करो, उस दिन को याद करो जब तुमने ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम एक दिन डॉक्टर बनेंगे, हम एक दिन डॉक्टर बनेंगे और जो हमारा सपना था उसको पार करेंगे, उसको पूरा भी करेंगे। पर भूल गए थे क्या? उस सपने के बीच में और तुम्हारी प्रतिज्ञा के बीच में एक बहुत कठिन परीक्षा बाकी है जिसका नाम नीट है। और उसी परीक्षा को पार करवाने के लिए मैं भी आपकी सहायता करने आया हूं। और आज से मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का यकीन बैच के अंदर स्वागत करता हूं। और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा अकार्बनिक रसायन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो अकार्बनिक रसायन है क्या है, किस बला का नाम है अकार्बनिक रसायन? तो आप लोग जानते हैं, कार्बन और उसके यौगिकों को छोड़कर दुनिया के जितने भी तत्व हैं और उनके जो यौगिक हैं उनका अध्ययन ही अकार्बनिक रसायन कहलाता है। पर बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है मेरे शेरों कि अकार्बनिक रसायन तो भाई रट्टाफिकेशन है, ऑर्गेनिक रसायन जो है वो तो मैकेनिज्म पर बेस्ड है, और फिजिकल यानी भौतिक रसायन जो है वो थोड़ा बहुत ठीक है क्योंकि हम जो है यूपी बोर्ड या बिहार के बच्चे, हमारा मैथ थोड़ा बहुत ठीक होता है जिस वजह से हमें वो आता है। पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्लियरली बात, आपके मन में जो भी शंका है ना अकार्बनिक रसायन को लेकर कि ये रट्टाफिकेशन है, इसमें रटना पड़ता है, सारी दिमाग से निकाल देना। क्योंकि मैं, तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी वो ली, उसको रखो साइड में, वो तो है। पर मैं भी यहां पर प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि तुम्हारे साथ 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 कदम बढ़ाऊंगा और एक एक चीज समझाऊंगा और एक एक टॉपिक को तुम्हें क्रिस्टल क्लियर करूंगा। बस तुम्हारा काम रहेगा उस टॉपिक को रिवाइज करना, उस टॉपिक पर जितने हो सकते हो, धरती पर जितने भी क्वेश्चन लगते हो लगा कर रखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आवर्त सारणी की शुरुआत क्यों हुई, क्या जरूरत पड़ी आवर्त सारणी के लिए, स्टार्टिंग की बात है। मान लो ज्यादा साइंटिस्ट थे नहीं, 2-4 साइंटिस्ट थे, उनका दिमाग चला, उन्होंने सोचा कि भाई 2-4 यार ये तो हर पदार्थ जो है किसी ना किसी से मिलकर बना है, तो चलो इनके मूल तत्वों की खोज करी जाए और मूल तत्वों की खोज करने पर इनके विषय में पढ़ा जाए। अब 2-4 तत्व होते तो उनका अध्ययन करना आसान था, पर उस टाइम पर 50-60 तत्व जो उनको नजर में आए उनका अध्ययन करना उनके लिए मुश्किल हो गया, कैटेगराइज करना मुश्किल हो गया भाई कि कैसे कैटेगराइज करें इनको हम। पर पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट आए और साइंटिस्ट लोगों ने अपना दिमाग लगाना शुरू करा और इन सारे बहुत सारे तत्वों को यह सोचा कि हम इनका कुछ ग्रुप बना दें या इनको कोई ग्राफ बना दें या कोई इनको एक तरीके से वो कहते ना फ्लो चार्ट बना दे कि इनका जो अध्ययन है वो आसान हो जाए। बेसिकली तत्व और उनके यौगिक का अध्ययन आसान करने के लिए ही इसकी शुरुआत की गई थी। अब सबसे पहले कौन आए आवर्त सारणी को समझाने के लिए, या मतलब उससे भी पहले जो तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए आए थे लोग, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लेवोसिड। क्या था भाई? लेवोसिड, याद रखेंगे इस बात को, लेवोसिड। अब तुम समझना, बहुत पुराने जमाने की बात है जब लेवोसिड का जमाना था, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं थी अपने पास। उनको लगता था कि दुनिया में जो तत्व है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से तुम भी जानते हो, 8वीं कक्षा से पढ़ते आए हो। वो होते हमारे पास या तो वो धातु होंगे या फिर वो अधातु। आप सोच रहे होंगे सर पता कैसे लगा होगा, तो जरा देखो उन्होंने क्या करा होगा, कुछ चीजों को उठाया होगा, टन टन बजा के देखा होगा, जिनसे टन टन की आवाज आ गई होगी उनको पता लग गया कि यार ये तो धातु है। और जिनको टकराने के बाद डब डब की आवाज आई, मतलब टन टन की आवाज तो होती नहीं नॉन मेटल में या अधातुओं में, तो उनको समझ गया आएगा कि भाई ये तो अधातु है। अब जरा देखिए इनके अनुसार, क्या याद रखना है हमें, इनके अनुसार, इनके अनुसार। देखो बेटा हिंदी मेरी ना खतरनाक है, ठीक है, तो हो सकता है कहीं गड़बड़ हो जाए, ठीक है, तो आप लोग ना दिल पे मत लेना। अब जरा देखो इनके अनुसार क्या है कि तत्व जो है, तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से भाई? एक तो होते हैं हमारे पास धातु, धातु को हम क्या कहते हैं भाई, मेटल्स कहते हैं कि नहीं कहते? आप कहोगे सर बिल्कुल इनको मेटल्स कहेंगे हम। उसके बाद इन्होंने दूसरे टाइप के जो तत्व बोले वो कौन से थे? अरे बोलो। आप कहोगे सर वो थे हमारे पास अधातु। क्या थे वो हमारे पास? अधातु, जिनको हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम नॉन मेटल। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई हो गई होगी, इतनी तो अंग्रेजी जानते होंगे ना, है? ठीक है, इधर देखो, अब इनमें एक कमी भी रह गई।
कमी क्या रह गई? भाई साहब के पास इतनी हाई टेक इंफॉर्मेशन वाली तो टेक्नोलॉजी थी नहीं कि ये मेटलॉइड यानी उपधातुओं का भी पता कर ले। तब इन्होंने क्या करा कि इस नियम, जो भी इन्होंने नियम दिया, ठीक है भाई, उस नियम के कुछ अपवाद रह गए। अब अपवाद क्या है जरा समझिएगा। अपवाद क्या रहे होंगे? इनके अनुसार देख लेना भाई, अनुसार ऐसे लिखते हैं वैसे लिखते हैं पता नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करना। इनके अनुसार उपधातुओं का वर्गीकरण नहीं किया गया। भाई साहब को पता ही नहीं था तो करते कैसे, है ना? नहीं किया गया। ये बात हमें थोड़ा सा याद रखनी है। और मैं पता है याद नहीं भी रखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये तो बस स्टार्टिंग में पढ़ाना पड़ता है। मेन तो मैंडली पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगी, जब विद्युत ऋणात्मकता पढ़ेंगे। अभी क्या दिक्कत आ रही है? चलो आगे बढ़ो। आगे देखिए, आगे मैंने यहां पर कुछ लिखने का प्रयास किया, कुछ समझाने का प्रयास किया, लेकिन डॉबरनायर का त्रिक नियम पहले हम समझेंगे हिंदी में। डॉबरनायर का त्रिक नियम यह था, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले वर्ग बनाए, कुछ समूह बनाए, ठीक है भाई, वर्ग कह लीजिए, समूह कह लीजिए। और अपने जमाने में इन्होंने 3 ही समूह बनाए। वो कौन कौन से समूह थे, ये बात जरूर ध्यान रखने की, इन्होंने कौन कौन से समूह बनाए थे और उन समूह में कौन कौन से तत्व थे, ये बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। कौन कौन से वो थे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। चाहे तो आप इनको ऐसे याद रख लो भाई, या फिर आप ऐसा कर लीजिएगा कि आप लोग जानते ही आवर्त सारणी के अंदर कि लिथियम के नीचे सोडियम और सोडियम के नीचे पोटेशियम होता है। आप कहोगे हाँ या ना, आपको सर बिल्कुल सही। और आप लोग ये भी जानते होंगे दूसरे ग्रुप में कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम और स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम होता है, ये भी आप बात जानते होंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात भी सही थी। और फिर आगे चलकर कहीं पर आवर्त सारणी में 17वां ग्रुप आता है या 17वां वर्ग आता है, जहां पर लिखा होता है क्या? क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। अब मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, जो आपको मैं समझाना चाहता हूं। इन्होंने अपने टाइम तक इन 3 ग्रुप का ही वर्गीकरण किया था, यह बात ध्यान रखनी है। आगे चलकर कुछ और तत्व भी हैं जो डोबरनायर के त्रिक नियम का पालन करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, करते हैं, लेकिन सभी नहीं करते थे। लेकिन उनके टाइम पर वो कौन कौन से थे, यह बात इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि डॉबरनायर का त्रिक नियम के वो कौन कौन से ग्रुप थे या वो कौन सा ग्रुप नहीं था। तो हो सकता है कि 3 ये हो जो आपके पास हो और उसमें क्वेश्चन में पूछा हो कि बताइए कौन सा समूह या कौन सा तत्वों का ग्रुप जो है वो डॉबरनायर के त्रिक नियम का भाग नहीं था, इसीलिए मैं बोला। अब ये क्या कहता है समझिएगा। यह कहता है कि भाई साहब अगर आप इनको वर्ग बनाकर रख दें तो पहले तत्व और अंतिम तत्व के जो अणुभार होता है उनका औसत बीच के तत्व के अणुभार के लगभग बराबर होता है। एटॉमिक मास या परमाणु भार मान लीजिए, ठीक है भाई, कि इन दोनों का जो परमाणु भार होगा उनका जो औसत है यानी एवरेज, ठीक है, वो बीच वाले तत्व का परमाणु भार के बराबर होगा। जरा देखते हैं कैसे। भाई हमें यह बात पता है कि क्लोरीन का 35.5 है, आयोडीन का 127 है, तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, इनका औसत निकाला, तो क्या यहां पर 81.2 लगभग 80.0 के बराबर ही तो है। कोई गलत बात थोड़ा ही है भाई। आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात तो सही है। आगे देखो, जब मुझे पता लगा कि भाई कैल्शियम और बेरियम का परमाणु भार का मैं जब औसत निकाल रहा हूं, दोनों को जोड़ा, 2 से भाग किया तो 88.5 आया, लगभग स्ट्रोंशियम के बराबर था। बड़ी खुशी हुई इनको कि भाई मैं सही जा रहा हूं। आगे देखो, 7 और आपके पास 39 डिवाइड बाय 2 23 आया। गजब हो गया, इनको ऐसा प्रूफ हो गया कि तूने बस दुनिया फतेह कर ली, पता नहीं क्या कर लिया है। पर इस नियम के अपवाद ये रहे थे कि सभी तत्व इस त्रिक नियम का पालन नहीं करते। कुछ करते हैं और भी करेंगे, आगे भी करेंगे। उस जमाने तक तो ये 3 ही थे। आगे जब और तत्वों की खोज हुई तो कुछ ने किया और कुछ ने नहीं किया। लेकिन आप लोग ये बात समझ सकते हैं
क्या सारे तत्वों का वर्गीकरण डाबरनैर कर पाया? आप कहोगे नहीं सर। क्या ही किसी की प्रॉपर्टी को समझा पाया? आप कहोगे नहीं सर। इसीलिए इस पर आप मिट्टी डाल दो और आगे बढ़ जाओ। आगे दूसरे जेंटलमैन आए। अच्छा हाँ, क्वेश्चन करने भी जरूरी है। ये बात तो देखो, क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे परीक्षा पास करोगे, कैसे नंबर लेके आओगे 720 में से 720? जरा देखो, इसने बोला है कि किसी तत्व का x का परमाणु भार 39 है और z का परमाणु भार 132 है और y का परमाणु भार त्रिक नियम के अनुसार क्या होगा। बड़ा सिंपल सा था भाई। जरा देखो, इन्होंने तीन तत्वों के बारे में बताया, x, y और z। अब आप मुझे बताइए, अगर x का परमाणु भार इसने दे रखा है 39, z का परमाणु भार इन्होंने कितना दिया है मेरे शेरों? आप कहोगे सर 132, तो y का कितना होगा? तो जरा देखिए, y का जो परमाणु भार होगा वो किसके बराबर होगा बेटा जी? आप कहोगे सर आप x के और z के जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, यही तो अष्टक डोबरनायर का त्रिक नियम था। तो आप क्या करोगे भाई? आप कहोगे परमाणु भार x प्लस के परमाणु भार z डिवाइड बाय 2। आगे मैं नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन तुम ही करोगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि त्रिक निम्न में से कौन सा डोबरनायर त्रिक नहीं है? याद करो, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, समझाया था मेरे नालायक बच्चों। बोला था तुम्हें क्रिस्टल क्लियर कि यह बात याद रख लेना कि वो कौन से 3 ग्रुप थे जो डोबरनायर ने समझाए थे उस वक्त। जो उस वक्त तक नहीं समझना कि वो डोबरनायर का हिस्सा नहीं। कौन से थे वो? क्या लिथियम सोडियम पोटेशियम थे? आप कहोगे सर बिल्कुल थे, आपने पढ़ाया। क्या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन थे? आप कहोगे सर बिल्कुल पढ़ाया। क्या कहीं ना कहीं देखो ऐसा है कि लगभग उससे मिलता जुलता है, कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम थे, यहां पर मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम है, यानी कहीं ना कहीं ग्रुप 2 तो उन्होंने लिया ही ना। उन्होंने कौन से नहीं लिए? सल्फर, सिलीनियम और टिलूरियम, ये नहीं लिए थे। ये बात ध्यान रख लेना चुपचाप। इसके बारे में डिस्कस नहीं करी उन्होंने। बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए इस वाले को टिक करके आगे बढ़ जाना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब यह कह रहा है कि त्रिक नियम लागू होता है। आप मुझे बताइए कौन कौन से तत्व थे जो उन्होंने लिए थे और उनके ऊपर त्रिक नियम लगाया था? याद करिए। क्या कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन थे? ये तो वैसे भी एक आवर्त में आते हैं तो बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन थे? ये भी एक आवर्त के तत्व हैं, ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि देखो आवर्त में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है कि नहीं आता? बोलो यार। आपको सर बिल्कुल। अब पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, देखने पर ऐसा लगेगा कि सर इस वाली फैमिली के भी कुछ तत्व थे और इस वाली फैमिली के भी कुछ तत्व थे। लेकिन आपको जो बात याद रखनी वो ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा रुबिडियम दे रखा है। हो सकता है करता हो या नहीं करता हो, वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो हमारे पढ़ाई करने से जो हम पढ़कर आए हैं उससे पूर्णतः मेल कौन खाता है? ऑप्शन नंबर डी। आप चुपचाप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को टिक करोगे और आप लोगों को पता है कि हाँ ये त्रिक नियम का पालन करता है और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझिएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम थोड़ा सा ऐसा है जैसे गाना गाते हैं ना, सारे गामा पादा नी सा। क्या होता था इसमें? इसमें होता था कि पहला और आठवां जो शब्द है वो समान है। पहला और आठवां शब्द जो है वो समान है। और अगर आपको थोड़ा भी संगीत का ज्ञान होगा तो पहले इसको वैसे पढ़ते थे, सारे गामा पाधानी सा नी धा पामा गाने सा, मतलब उल्टा भी बोलते थे। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या करा, और कुछ कमी भी रही थी इसमें। इन्होंने स्टार्टिंग वाले परमाणु भार के, जो स्टार्टिंग के परमाणु भार वाले तत्व थे उनको लिया और उन्होंने देखा कि अगर मैं पहले तत्व को कांस्टेंट कर लूं, फिक्स मान लूं, तो पहले से आठवां तत्व जो था वो अपने भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में पहले वाले के समान था। पर समझने की कोशिश करिएगा, उस जमाने में जब यह नियम आया था, उस जमाने में अक्रिय गैस यानी नोबल गैस, इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। अगर उनकी खोज नहीं हुई थी तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। बाकी जो हिंदी दे रखी है इसको आप पढ़ लेना। क्या है जरा देखिए, अगर मैं ऐसे लिखता हूं लिथियम, ठीक है भाई,
या कहीं से भी शुरू कर लीजिए, क्योंकि हीलियम से तो हम स्टार्ट करेंगे नहीं, हीलियम से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, लिथियम से शुरू करते हैं। लिथियम, उसके बाद कौन आएगा बेटा जी? बेरिलियम। बेरिलियम के बाद बेटा जी क्या आएगा बोलो आपको? सर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद नियोन आता है, पर नियोन लिखेंगे नहीं क्योंकि उस टाइम पर नहीं पता था ऑक्टेव बाबा को, ठीक है, न्यूलैंड को नहीं पता था ये बात, तो भाई उनको पता ही नहीं, तो उन्होंने सीधा क्या लिखा? सीधा आ गए वो सोडियम पे। सोडियम के बाद मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद यहां पर सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है भाई। और क्लोरीन के बाद जो है भाई हमारे पास कौन आएगा? यहां पर आएगा पोटेशियम और कैल्शियम। अब मैं आपको बताऊं, इसका परमाणु क्रमांक 20 है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, परमाणु क्रमांक 20 के बाद तो ये नियम लागू भी नहीं होता। किस पे लागू होगा? सिर्फ स्टार्टिंग के इन्हीं एलिमेंट पे, इन्हीं तत्वों पर ये लागू होगा। आप कोई भी तत्व देखिए, उसको फिक्स कर लीजिए। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिथियम को फिक्स किया, और लिथियम को फिक्स करके मैंने कहा कि लिथियम पहला तत्व है। अब जो भी 8वां तत्व होगा यहां से काउंटिंग करने के बाद, वो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण होंगे, वो लिथियम के समान होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां तत्व क्या हो गया? सोडियम। देखो सेम आया कि नहीं आया? और वैसे तो हम जानते ही है ना भाई, लिथियम और सोडियम जो है वो क्षारीय धातु होते हैं, इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण समान है, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करिए, कार्बन को पकड़ लीजिए और कहिए कि ये मेरे पास पहला परमाणु है, इसके हिसाब से काउंटिंग कर लीजिए। आप क्या करोगे? इसको आप 1 कहोगे, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 और 8वां फिर सिलिकॉन आएगा, जो उसके बराबर है कि नहीं है भौतिक गुणों में और रासायनिक गुणों में? बताओ यार। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप मैग्नीशियम मान लीजिए, मैग्नीशियम को पहला कह लो, इसके बाद 8 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैल्शियम बताओ समान है कि नहीं है? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहा है ये बात भी, पर गलती ये थी सबसे पहली, इन भाई साहब को नहीं पता था कि आगे चलकर नियॉन, आर्गन जैसी गैस भी आएंगी, और आगे चलकर जब रिसर्च बढ़ी तो ये तत्वों की खोज हुई। जब इन तत्वों की खोज हुई भाई साहब धड़ाम से गिरा एकदम रूल। 8वां छोड़ो, अगर इनको जोड़ोगे फिर तो 9वां तत्व हो जाएगा भाई। अगर इनको जोड़ने लगे तो इनको तो फिर 9वां तत्व होगा ना भाई, 8वां थोड़ा ही रहेगा। तो अष्टक नियम का था वहीं से धड़ाम खल्लास हो गया, खत्म हो गया वहीं पे, जैसे इनकी वो हो गई, क्या नाम, डिस्कवरी हो गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम और थी, वो क्या थी कि ये जो नियम है ये पहले परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू होता है, उसके बाद के तत्व पर ये लागू नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं मेरे शेरों कि जब आप पेपर में जाओगे तो वहां पर पूछा जाता है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम का अपवाद कौन सा है, या इनमें से कौन सा कथन सत्य है अथवा कौन सा कथन असत्य है। ऐसे तत्व आपने पढ़े होंगे ना, क्वेश्चन देखे होंगे। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने जो अपवाद है इसके, पहले तो हम पढ़ लें कि हम ये क्या है। इनके तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, और यह आंकलन किया गया कि 8वां तत्व जो है गुण में प्रथम तत्व के गुण के समान ही थे, जैसा कि संगीत के स्वरों के देखने को मिलता है। इस समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, यह बात ध्यान रखनी है, कमी पाई गई इसकी। और दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? लिथियम के गुण 8वें तत्व सोडियम के समान है एवं बेरिलियम के मैग्नीशियम के समान है, तथा आगे भी इसी प्रकार से ये चलते रहते हैं। कमी कहां पर आई? कमी कहां पर आई भाई? कमी अब भी समझिएगा, अपवाद समझिएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अष्टक नियम के अपवाद क्या था? यह नियम पहला देखिए, यह नियम क्या, जैसे ही अक्रिय गैस की खोज हुई, अक्रिय गैसों खोजों से पूर्णतः
खंडित हो जाता है। खंडित, भाई अगर हमें आता ना इतना तो हम पक्का कहीं ना कहीं होते यार। खंडित हो जाता है। बेटा अभी हम अंग्रेजी पढ़ा रहे थे कुछ दिन से, तो हिंदी में थोड़ी राइटिंग तो ना थोड़ी गड़बड़ है। जैसे हम तुम लोगों के साथ एक दो क्लास आगे बढ़ेंगे तो हमारी राइटिंग भी ठीक हो जाएगी और स्पेलिंग भी ठीक हो जाएगी, इसलिए टेंशन ना लेना ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? यह नियम कैल्शियम के आगे वाले तत्वों के लिए, आगे वाले तत्वों के लिए, बोलो क्या होगा? आप कहोगे मान्य नहीं होगा सर, मान्य नहीं है। यह बात आपको ध्यान रखनी है मेरे शेरों, ठीक है? इतनी सी बात बस। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रश्न करके देखते हैं कि इन नियमों पर किस टाइप के प्रश्न बनेंगे और क्या वो प्रश्न हम हल कर पाएंगे। तो जरा देखिए, यहां पर लिखा है कि किस युग्म पर न्यूलैंड अष्टक नियम लागू नहीं होता। प्लीज समझिएगा, मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम तक। हाँ, नियोन नहीं मिला था भाई उस टाइम तक ना। मैं लिखूंगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन भी नहीं मिला था उस टाइम पे। और पोटेशियम और कैल्शियम सिर्फ यहीं तक सीमित था। अब जरा देखिए, अगर लिथियम पर को मैं पहला मान लूं तो सोडियम उसका 8वां है और युग्म बन भी गया है, तो ए तो भाई मान्य करेगा, इसको लागू होगा इस पर अष्टक नियम। फिर उन्होंने कहा कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन को अगर 1 कहूं तो सिलिकॉन क्या 8वां होगा? बोलो यार। तुम कहोगे बिल्कुल सर, ये भी मान्य करता है। अब जरा देखो, मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करोगे तो अगर आप मैग्नीशियम को 1 कहो तो 8वां मेरे पास कैल्शियम होगा कि नहीं होगा? यहां पर भी मान्य है। आप मुझे बताओ कि क्लोरीन अगर इसको मैं 1 कहूं और उसके बाद 8 गिनूं, क्या ब्रोमीन आएगा? बोलो यार। आप कहोगे सर ब्रोमीन तो कैल्शियम के बाद वाला तत्व है, इस पे तो न्यूलैंड का अष्टक नियम लगता ही नहीं है भाई। जब इस पे नहीं लगेगा तो अपन डी वाले को करेंगे ना टिक भाई। तो हो गया अपन पे टिक। चलो भाई, ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा समूह न्यूलैंड अष्टक नियम का पालन करता है? पालन करता है। पहले तो समझना कि कैल्शियम के बाद वाले तत्व नहीं होने चाहिए। क्या रुबिडियम कैल्शियम के बाद वाला है? ध्यान से देखो। आप कहोगे सर बिल्कुल, इसको तो नहीं लगाए ना टिक? ना जी भाई, इसको नहीं लगाऊंगा मैं ना। ब्रोमीन भी कैल्शियम के बाद वाला है? आप कहोगे सर बिल्कुल है। गैलियम भी बेटा जी कैल्शियम के बाद वाला है यार? आपको सब बिल्कुल है। टिक ना लगा दो चुपचाप। सिर्फ एक ही है यहां पर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और आप लोगों को मैंने दिखाया था जो पूर्णतः बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ही 3 तत्व आते हैं इसके अष्टक नियम में। ठीक है भाई। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हुआ या थोड़ी बहुत डिस्कवरी करने के बाद हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आए। उन साइंटिस्ट ने पूरा दिमाग लगाया अपना, फुल मतलब खतरनाक दिमाग, जिनका नाम था लोथर मेयर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लोथर मेयर कर्व, और मैं इसको कह रहा हूं लोथर मेयर ग्राफ। लेकिन ग्राफ भी अंग्रेजी का ही वर्ड है, कुछ तो कहते ही होंगे यार, वक्र कहते हैं, वक्र शायद, है ना? लोथर मेयर वक्र अंग्रेजी में भी लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है भाई, इनको हम बोलते हैं लोथर मेयर्स कर्व। नाम याद रखना है। इस कर्व के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार तो डायरेक्ट बन के आ जाता है। पहले तो ये पूछा जाता है कि जो लोथर मेयर कर्व था वो किस किसके बीच में है। तो आप देखेंगे परमाणु आयतन, परमाणु आयतन का मतलब वॉल्यूम, और परमाणु भार। और देखना आप जरा इन सारे तत्वों को ऑब्जर्वेशन देखिए, इधर से इधर जाने पर जो भी मैं तत्व राइट साइड में लिख रहा हूं उसका परमाणु भार बढ़ ही रहा होगा। आपको सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। क्या ये वाला ग्राफ या ये वाला जो वक्र है हमें बनाना पड़ेगा नीट में? अबे गधो,
वहां बनाने वाला नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखना है। पहला इंफॉर्मेशन किस किस के बीच में है, परमाणु आयतन और परमाणु भार, ये याद रखेंगे। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद कि जो भी लोथरमेयर कर्व है, जितने भी ये पीक आ रहे हैं, देखो पहाड़ है ना, पहाड़ की चोटी पे जो भी आ रहा है, टॉप पर जो भी आ रहा है, वो कौन कौन है, ध्यान से देखना। सोडियम, कैल्शियम, रुबिडियम और सीजियम, क्या है ये, और लिथियम, क्या है ये, जरा देखिए। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए भाई, ये तुम्हें बात पता होनी चाहिए कि जो सबसे पीक पर होते हैं, पीक पर, उनको हम कहते हैं भाई क्षारीय धातु। क्या बोलेंगे इनको हम, क्षारीय धातु। याद रखनी है कि क्षारीय धातु जो है वो सबसे नीचे होती है। ठीक है भाई। अब जरा देखो, अब जरा देखो, जब आप पीक पर उतरोगे, पीक से उतरोगे, जस्ट एकदम उतर रहे हो, मान लो तुम यहां पर चढ़े हो और तुम बस उतरना चाहते हो कहीं से भी, तो जैसे ही तुम उतर रहे हो तो उतरने को आप क्या बोलोगे, बेरिलियम। यहां पर उतरे तो कौन मिले, मैग्नीशियम। यहां पर निचले तो भाई कौन मिला, कैल्शियम। यहां पर उतरे तो कौन मिला भाई, आप बोलोगे स्ट्रोंशियम। और यहां पर उतरोगे तो क्या मिलेगा आपको, बेरियम। ध्यान से बताइए, बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम क्या है। आप लोग समझ जाना कि सर ये है क्षारीय, क्षारीय मृदा धातु। ये बात ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएंगी, क्षारीय, क्षारीय मृदा धातु। ये बात याद रख लेना बस थोड़ी सी, क्षारीय मृदा धातु होंगी। ठीक है। और इनको हम कैसे याद रखेंगे, जो भी चोटी से डिसेंडिंग होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर समझते हो ना, एक बार चेक करना, शायद को उतरता हुआ क्रम बोलते हैं, उतरता हुआ क्रम, या शायद अवरोही या आरोही क्रम में से कुछ बोलेंगे। थोड़ी सी हेल्प कर देना मेरी सी, मैं सीख जाऊंगा पक्का, बहुत टाइम हो गया यार। अब जरा देखो, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो, जब आप इस पहाड़ों पर चढ़ रहे होंगे, तो आपको असेंडिंग में कौन मिल रहा होगा, आप देखना जरा। क्या फ्लोरीन चढ़ते हुए मिला आपको चोटी पर, यहां पर भी क्या होगा बेटा जी, क्लोरीन चढ़ते हुए मिला आपको, और यहां पर ब्रोमीन चढ़ते हुए मिला आपको, और यहां पर आयोडीन ऊपर चढ़ते हुए मिला। इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास है बेटा जी कौन से, हैलोजन। क्या हो जाएंगे हमारे पास, हैलोजन। ठीक है भाई। तो हैलोजन हमें कहां मिलते हैं, असेंडिंग ऑफ द पीक, पहाड़ के असेंडिंग, यानी सोडियम से पहले। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कैसे क्वेश्चन आते होंगे इनके ऊपर। ठीक है भाई। अच्छा, मैं एक और बात बताना चाहूंगा, इनका जो ये बॉटम है ना, ये वाला पार्ट, ये बॉटम है, इसको भी याद रखना है। कैसे याद रखोगे, उपधातु तथा संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, याद करो, जिनके बाह्यतम डी उपकोष जो है कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, या D1 से लेकर D9 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जानते हैं ना आप, D10 तक भी। तो उपधातु तथा संक्रमण तत्व जो है वो बॉटम में पाए जाएंगे, यानी निचले क्रम में पाए जाएंगे। आपको सिंपली बस इतनी बात याद रखनी है कि लोथरमेयर ने जो वक्र बनाए थे, उनकी चोटी पर कौन से तत्व पाए गए, ध्यान रखना कौन होंगे, क्षारीय धातु। उतरते हुए क्रम, यानी अगर हम पीक से उतरते हैं तो हमें कौन मिले, क्षारीय मृदा धातु। पीक पर चढ़ने से पहले कौन मिला, आप कहोगे सर हैलोजन। वह और लोथरमेयर कर्व के बॉटम में यानी निचले क्रम में व्यवस्थित तत्व कौन से मिले, आप कहोगे या तो कोई उपधातु होगा या फिर संक्रमण तत्व। और दूसरा कोई ये पूछ ले कि जो लोथरमेयर कर्व है वो किस किस के बीच में बनता है, तो आप कहेंगे सर परमाणु आयतन और परमाणु भार में। जिसको ये बात समझ में आ गई, इन वक्र को देखना समझ में आ गया, अब मैं गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन उनका बचेगा नहीं। कैसे क्वेश्चन आएंगे जरा देख लीजिए। अच्छा जरा देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको एक सेट बना के दे रखा होगा, उस सेट में बोलेंगे कि बताइए इनमें से वो कौन से तत्व हैं जो लोथरमेयर कर्व में ऊपर आते हैं, मतलब ऊपर वाली श्रेणी में आते हैं। राइट। चलिए भाई, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे बेटा जी मेंडलीव आवर्त सारणी। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, मेंडलीव आवर्त सारणी के अंदर कम से कम शब्दों में ज्यादा याद रखना है। और दूसरी चीज एक और, मेंडलीव के अनुसार क्या था, इसका जो मेन गुण है जिसके बारे में क्वेश्चन आता है, बेसिक फंक्शन जो है वो क्या है, इन्होंने क्या काम करा, एक तत्व के बाद दूसरा तत्व, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे रखते चले गए परमाणु भारों के क्रम में।
परमाणु भार के क्रम में, ध्यान रखना परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु भार के क्रम में वो रखते चले गए एक के बाद एक तत्व। और उन्होंने पाया कि जब मैं तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पे रख रहा था तो एक समय के बाद समान भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण वाले पदार्थ जो हैं या जो तत्व जो हैं वो बार बार आ रहे थे, रिपीट हो रहे थे। इससे उनको ये लगा कि जो तत्वों के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण है ना, वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है, और उन्होंने यही गुण दिया। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसका जो नियम होगा बेटा जी, जो नियम है इसका वो क्या है, प्लीज इस बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट हो या ना हो ये इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? मेंडलीव के अनुसार, मेंडलीव के अनुसार तत्वों को या तत्वों को या तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण, इसको ध्यान रखना है भाई, रासायनिक गुण उनके परमाणु भार, ध्यान रखना है परमाणु भार। परमाणु भार का मतलब आप लोग जानते होंगे मेरे बेस्टेरो, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ध्यान रखनी ये बात, के आवर्ती फलन होते हैं। अब आप समझिएगा, ये बात तो उन्होंने कही, ये लो आप क्यों याद रखेंगे, पता है क्यों याद रखना है? आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि दिए गए 4 कथनों में से कौन सा कथन सत्य है अथवा कौन सा कथन असत्य है। तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मेंडलीव ने कौन सा कथन कहा था, तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे, राइट। अब जरा देखो, बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की। जिस टाइम पर, इतिहास की बात है ये, जिस टाइम पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उस टाइम पर दुनिया में सिर्फ 63 तत्व ही ज्ञात थे। ऐसा नहीं कि मौजूद नहीं थे, मौजूद तो होंगे बहुत सारे, लेकिन लोगों के नजरों में सिर्फ 63 थे, यानी 63 थे। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है बेटा जी, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई, क्या बनाई भाई? पीरियोडिक टेबल बनाई, तब 63 यानी 63 तत्व ही ज्ञात थे, तत्व ही ज्ञात थे। भाई अभी मेरे को जो है बहुत दिनों बाद मैंने वापस स्टार्ट करा है हिंदी को लिखना, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो, आराम से समझ लेना, 1-2 क्लास के बाद मेरा फ्लो आ जाएगा। और हाँ, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो मेरी गारंटी है, ये मेरे को कंफर्म पता है। आई होप आप लोग ये बात समझ चुके हैं। दूसरी चीज मैं आपको और बात बताना चाहूंगा कि जब मेंडलीव बाबा अपनी पीरियोडिक टेबल बना रहे थे ना, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने समान भौतिक एवं रासायनिक गुण दिखाने वाले तत्वों को एक समूह में रखा। मतलब जब हम जानते हैं कि भाई आपके पास जो पीरियोडिक टेबल होती है वो कहीं ना कहीं इस तरह की एक बिल्डिंग जैसी होती है, ये बात आप जानते हैं, हाँ या ना? अब जरा देखो, इसमें 2 तरह की अरेंजमेंट है या 2 तरह के हिसाब से तत्व रखे गए हैं। कैसे? या तो आप ऊपर से नीचे देखोगे कि भाई छोटे छोटे डब्बे बने रहते हैं, उनमें एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। जो ऊपर से नीचे की वाई एक्स के अनुसार जो भी आपके पास एलिमेंट की एक सीरीज मिलती है उनको हम कहते हैं समूह, उनको कहते हैं हम लोग समूह। और दूसरी चीज, अगर मैं बात करता हूं एक्स अक्ष के अनुसार जो भी अरेंजमेंट होगी, इसको हम क्या कहेंगे भाई? हमारे पास ये होंगे, हमारे पास बोलो आवर्त। क्या कहेंगे इनको हम? आवर्त। अब जरा देखो, आवर्त को बेसिकली इंग्लिश में हम पीरियड भी कहते हैं भाई, ये बात ध्यान रखनी है। और समूह को हम क्या कहते हैं बेटा जी? ग्रुप कहते हैं, ठीक है। समूह को हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, कई बार पूछा जाता है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जब मेंडलीव बाबा जी बना रहे थे उस टाइम पर कितने पीरियड थे? तो आपको ध्यान रखना है कि तब भी पीरियड हमारे पास यानी आवर्त जो थे 7 थे, और आज भी जो है बेटा जी वो 7 ही है, ठीक है। ये बात हमें मतलब कंफर्म रखनी है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा फाइनली, मेंडलीव के बारे में ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है। क्या पहली चीज क्या याद रखोगे कि मेंडलीव का नियम क्या था पीरियोडिक टेबल का, ठीक। उस टाइम पर कितने एलिमेंट थे, तो आपको पता लग गया 63 है।
अब हम बात करेंगे भाई मेंडलीव में इस तरह की जो अरेंजमेंट दी थी उनको हम आवर्त कहेंगे, और ऊपर से नीचे वाली जो अरेंजमेंट होगी उनको समूह कहेंगे, राइट। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, अब बात करेंगे कि मेंडलीव में जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसके गुण क्या रहे होंगे। अब जरा हम गुण की बात करेंगे, मान लीजिए कि ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है और ये पीरियोडिक टेबल उन्होंने बना दी, और बनाने के बाद इसके कुछ ना कुछ गुण भी रहे होंगे, तो उन गुणों को, पीरियोडिक टेबल के उन गुणों को हमने दो भागों में विभाजित कर लिया। कौन कौन से भाई? एक तो होते हमारे पास अच्छे गुण, बोलो यार, एक तो होंगे हमारे पास अच्छे गुण, यानी जो हमें फायदे देंगे, जो एडवांटेज है, जो हमारी साइंस को डेवलप करने में सहायता देंगे, तो उनको हमने क्या बोला? अच्छे गुण। और दूसरे क्या होंगे? अरे भाई गंदे गुण। गंदे गुण का मतलब समझते हो ना, मेरे को लिखना भी नहीं आता, चलो अपवाद, मान लीजिए अपवाद उनको हम कहेंगे, हिंदी में कहते हैं उसको अपवाद, यानी गलत। ठीक है भाई, तो पहले हम उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे और फिर जो कमी रह गई थी उनको हम देखेंगे। क्योंकि ये हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि मैं बता रहा हूं कि यहां पर इस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कोई भी ऑर्डर, कोई भी अरेंजमेंट आपसे नहीं पूछे जाने वाली, पर कोई कथन पूछा जा सकता है इसके बेस पे कि कौन सा कथन सत्य है अथवा कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखनी है बात कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कौन सी बात सच रही और कौन सी बात गलत रही। पर जब आपके पास ट्रेंड्स आएंगे, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन ऊर्जा, वहां पर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही सीखनी है, राइट। चला देखिए, अब आगे बढ़िए। पहले है तत्वों का अध्ययन। आप मुझे बताओ, जब हमारे पास स्टार्टिंग में 63 एलिमेंट होंगे और उनको हम ऐसे ही रैंडम उनकी जब स्टडी करते होंगे, अध्ययन करते होंगे, तो अध्ययन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। कभी किसी का भौतिक गुण किसी से मैच हो जाता है, कभी होता ही नहीं है, कभी कुछ। पर एक बात तो क्लियर थी, एक बात तो क्लियर थी कि मेंडलीव बाबा ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई, और पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद उन्होंने जब बेटा जी ये समूह बनाए, तो समूह बनाने के बाद उनको यह बात तो कंफर्म हो गई थी भाई कि एक समूह में रहने वाले तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, हाँ या ना। तो एक बात बताओ, क्या एक तरह से कहीं ना कहीं तत्वों का अध्ययन सरल हुआ कि नहीं हुआ? तो हम यहां पर लिखेंगे तत्वों का अध्ययन, तत्वों का अध्ययन, अध्ययन सरल हो गया था, सरल हो गया था। यह बात बिल्कुल कंफर्म है, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो याद रखनी पड़ेगी भाई। आगे देखो, आगे देखो, अब ये कह रहा है कि नए तत्वों की भविष्यवाणी, इसका क्या मतलब रहा होगा, कैसे करी होगी मेंडलीव ने नए तत्वों की भविष्यवाणी? हुआ क्या कि जो मेंडलीव बाबा थे, मेंडलीव बाबा एक तत्व के बाद दूसरे तत्व को आगे रखते चले गए। जैसे मान लीजिएगा कि ये मैंने ऐसे बनाया और फिर उसके बाद नीचे बना रहा हूं मैं ऐसे। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, ऐसे बहुत सारे पीरियड और ग्रुप बने होंगे, ऊपर से नीचे को हम ग्रुप कहते हैं, इधर हम क्या कहते हैं भाई? पीरियड। अब आप समझिएगा, मान लो उन्होंने एक एलिमेंट रखा और फिर बी रखा, फिर सी रखा, फिर डी रखा, ऐसे एलिमेंट रख दिया, और उन्होंने जब ई देखा तो ई की जो भौतिक गुण थे और जो परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम भी था, उसमें यह बात हुई कि ए ई के नीचे आ रहा है, ए ई के नीचे आ रहा है। फिर उन्होंने देखा यार, अब मेरे पास जो अगला तत्व है, अब मेरे पास जो अगला तत्व है उसका परमाणु भार तो ई से ज्यादा है, पर उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण बी से मैच नहीं करते हैं, बी से मेल नहीं खाते हैं, पर उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण सी से मैच करते हैं। अगर उसके सी से मैच करेंगे तो सीधी सी बात है, जो नेक्स्ट वाला कोई भी आएगा एफ, क्या वो यहां पर रखेंगे हम? आप कहोगे सर बिल्कुल रखोगे, क्योंकि इधर जाने पर परमाणु भार भी बढ़ रहा है और भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी मैच हो रहे हैं। किससे? सी से। बी से नहीं हो रहे थे, तो क्या 20 के नीचे एक रिक्त स्थान रह गया? क्या एक खाली स्थान रह गया? और फिर इन्होंने भविष्यवाणी करी कि भविष्य में कोई तत्व खोजा जाएगा जिसका परमाणु भार इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा, और उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण बी के समान होंगे। ये आइडिया तो आपको भी लग रहा है ना, अगर हम ऐसी अरेंजमेंट खुद से कर लें। अब मान लो एक और एलिमेंट हमें मिला जिसका परमाणु भार तो एफ से ज्यादा है, लेकिन उसके भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण ए से मेल खाते हैं, तो आप क्या करोगे? क्या आप डी के नीचे रखोगे उसको? जब उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण मैच कर ही नहीं, तो डी के नीचे आप नहीं रखोगे, राइट और रॉन्ग? आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा कि भाई अब मैं एक और पीरियड बना लेता हूं नया, एक और पीरियड बना लेता हूं या एक और आवर्त बना लेता हूं, और जब नया वाला एलिमेंट आएगा जी तो वो ई के नीचे आया, तो मुझे बताओ यहां पर भी रिक्त स्थान रहा कि नहीं रहा? तो ये जो रिक्त स्थान थे ये बाद में जो है दूसरे एलिमेंट या दूसरे तत्वों की खोज करी गई,
और खोज करके एग्जैक्टली वो भविष्यवाणी जो अब मेंडलीव ने पुराने जमाने में करी थी उनको सही भी प्रूफ किया कि भाई मेंडलीव बाबा बिल्कुल सही कह रहे थे भाई साहब। उन्होंने बोला था कि यहां पर कोई एलिमेंट रह जाएगा जो कभी आगे भविष्य में खोजा जाएगा और जिसकी भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण बी के बराबर होंगे, या फिर इधर के लिए डी के लिए बोला। तो इस तरीके से ये फायदा हुआ मैं कि नए तत्वों की भविष्यवाणी जो है की थी और वो सही साबित हुई। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, संदेशात्मक परमाणु भारों का सुधार। परमाणु भारों का सुधार, मैं आपको एक बात बताता हूं। पहले क्या हुआ कि जो बेरिलियम का एक उदाहरण दूंगा, बाकी तुम्हें यहां पर मैंने दे रखा है कि किन किन में हुआ था मैं बताऊंगा। यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम तत्वों के परमाणु भारों में भी सुधार किया गया था। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट, इनको रट लेना, पूरी तरीके से रख लेना। यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम और गोल्ड और प्लेटिनम तत्वों के परमाणु भारों में सुधार किया गया था। क्वेश्चन कैसा आएगा, 4 विकल्प दे रखे होंगे और उनमें से कहेगा कि बताइए वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा तत्व है जिसका परमाणु भार में मेंडलीव ने सुधार नहीं किया था। तो हो सकता है कि इन तीन ऑप्शन तो इनके दे रखे हो और चौथा ऑप्शन कोई ऐसे ही रैंडम दे दिया हो। या फिर वो ये भी पूछ सकता है मेरे शेरों कि भाई वो कहे कि बताइए वो कौन सा एलिमेंट है कि जिनके परमाणु भारों में सुधार किया गया था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बाद। तो हमारे पास कौन आ जाएंगे कि 3 विकल्प तो ऐसे ही दे रखे होंगे, चौथा विकल्प इनमें से आ जाएगा। पर अब आपके माइंड में आएगा कि सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे किया उन्होंने। तो मैं आपको एक बात बताता हूं मेरे शेरों कि एक आपने नाम सुना होगा तुल्यांकी भार का, नाम सुना होगा तुल्यांकी भार। तो यह माना जाता था पुराने जमाने में कि तुल्यांकी भार जो है किसका, बेरिलियम का, वो 4.5 है। ऐसा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से पहले माना जाता था। और फिर उन्होंने देखा कि इसकी जो संयोजकता है, अपने हिसाब से ही मानी हुई थी कि इसकी जो संयोजकता है वो हमारे पास इसकी 3 थी। और फिर इसका क्या निकाला गया, अणु भार निकाला गया, मान लीजिए परमाणु भार निकाला गया। तो हम लोग ये बात तो जानते ही है ना भाई, परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु भार किसके बराबर होगा, आप लोग जानते हैं भाई कि भाई तुल्यांकी भार, ये आपने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, इनटू में संयोजकता, या इसको हम एन फैक्टर भी कहेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इतना आपको डिफिकल्ट नहीं बना रहा हूं। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आया, मेरे पास आएगा 4.5 गुणा 3 और बराबर कितना आ जाएगा, 13.5 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ यार। आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, यहां तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आप क्यों सब कर रहे हो ये हमें पता नहीं लगा अभी तक भी। अब जरा देखो, अब जरा देखो, ऐसा उन लोगों को लगता था जो पहले पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आने के बाद पता है क्या हुआ, मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं लिथियम, ठीक है, लिथियम, फिर डैश छोड़ दिया मैंने, अभी बेरिलियम की जगह छोड़ दी मैंने, है ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और यहां पर मैंने मान लीजिए सोडियम लिखा और फिर आगे यहां पर मैग्नीशियम लिखा। तो पहले ये सोचा गया कि यार ये बात तो कंफर्म है कि जो बेरिलियम है उसका परमाणु भार लिथियम से ज्यादा है, और लेकिन 13.5 है और बोरोन से कम होगा। पर यह भी देखा गया कि उसके भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण क्या होंगे, मैग्नीशियम के समान रहे होंगे, या मैग्नीशियम के नीचे है तो कैल्शियम के समान रहे होंगे। और उनको यह पता था कि मैग्नीशियम तो संयोजकता 2 दिखाता है भाई, कैल्शियम तो संयोजकता 2 दिखाता है भाई, फिर बेरिलियम ने 3 कैसे दिखाए होंगे। तब उनको समझ में आया, अच्छा अगर बेरिलियम मैग्नीशियम के ऊपर है तो इनके भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण भी क्या रहे होंगे, समान। अगर इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण समान रहे होंगे तो संयोजकता भी कितनी रही होगी, 2, हाँ या ना। तो आप क्या करोगे भाई, अगर मुझे यहां पर इसका परमाणु भार निकालना हो, परमाणु भार निकालना हो किसका, बेरिलियम का, तो मैं क्या करूंगा जरा जल्दी से बताइए। आप कहोगे सर करना क्या है, जो भी तुल्यांकी भार है, जो भी तुल्यांकी भार है उसकी गुणा कर देना किससे, संयोजकता से। और जब मैंने ये करा तो मेरे पास 4.5 गुणा 2 करा तो मेरे पास कितना आ गया, 9। बिल्कुल करेक्ट। यानी ये भी क्लियर हो गया कि बेरिलियम मैग्नीशियम के ऊपर ही आएगा, बोरोन से आगे नहीं जाएगा। उसका परमाणु भार बोरोन से कम रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए। और भाई साहब इसके परमाणु भार में भी सुधार हो गया, डबल फायदा हो गया हमारा। तो इसीलिए बाकी इन तत्वों का भी ऐसे ही किया गया था, राइट। इनकी एक्चुअल में संयोजकता के बारे में सही तरीके से पता ही नहीं था लोगों को।
और जैसे ही संयोजकता सही तरह से निकली, इनके तुल्यांक की भार से मल्टीप्लाई करते चले गए, इनका सही परमाणु भार ज्ञात करते चले गए। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी इस बारे में। तो भाई इनको याद रख लेना, बाकी कैसे हुआ था वो मैंने आपको समझाया, डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। अब इस वर्गीकरण के जो भी मेंडली बाबा ने बताया था हमें, उसके कुछ अपवाद भी हैं, और वो अपवाद, उनमें से एक अपवाद जो है ना, ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन तो एक ऐसा अपवाद है कि हाइड्रोजन का अपवाद तो अभी तक भी सुधार नहीं किया गया है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन को उचित स्थान प्राप्त नहीं है। सेम मेंडली में भी क्या था, हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं था। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का स्थान क्या है, कि मैं इसमें हाइड्रोजन को देखो, अंग्रेजी में बढ़िया निकल दिया राइटिंग, हाइड्रोजन को, लेकिन अभी ठीक हो जाएगी भाई, ठीक है। उचित स्थान प्राप्त नहीं था। कम से कम शब्दों में हमें क्या करना है भाई, चीजें याद रखनी है, प्राप्त नहीं था, ठीक है। अब जरा देखिए समस्थानिकों का स्थान। अब यार ये दिमाग में लग रहा है कि ये भला क्या है भाई, ये समस्थानिक क्या चीज है भाई। आप लोग जानते होंगे समस्थानिक वो चीजें होती हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है पर परमाणु भार अलग है। परमाणु क्रमांक तो समान है और परमाणु भार अलग है। इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास, मैं ऐसे कोई अरेंजमेंट करता हूं, ठीक है, मैं ऐसे कोई अरेंजमेंट करता हूं, 1 2 3 4 ऐसे मैंने कुछ पीरियड बनाए और फिर एलिमेंट रखे, और इसमें मैंने ए रखा, बी सी डी और ई, ऐसे मैंने अलग अलग तत्व रख दिए। और मैंने क्या काम करा, सी का एक समस्थानिक लिया, जिसको मैंने क्या कह रहा हूं भाई, सी का स्थानिक जो है, सी का जो समस्थानिक है उसको मैंने कह दिया सी डैश है। आप मुझे बस इतना बात बताओ, समस्थानिक वही तो स्पीसीज होती हैं, वही तो चीजें होती हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग। अब आप एक बात बताओ मुझे, मान लो जब सी डैश की खोज करी गई, समस्थानिक की खोज हुई, तो हमें यह बात पता लगा कि भाई सी डैश का जो परमाणु भार है वो ज्यादा है, पर इसका जो परमाणु क्रमांक है वो समान है। यानी भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण तो उसके सी के बराबर होंगे, बट परमाणु भार उसका डी से भी ज्यादा निकल गया, डी से भी ज्यादा निकल गया। भाई बढ़ता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो फिर उसको डी से पहले क्यों रखा गया, या फिर उसको हम डी के बाद रखेंगे या बाद में, कहां रखेंगे। तो एक्चुअल में क्या है, मान लीजिए अगर आप यहां पर थोड़ा स्पेस बनाते भी हो, यहां पर भी रखते हो, फिर तो ये हो जाएगा कि यार यहां पर भी सेम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, यहां पर भी सेम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन आवर्त में तो हर एक ग्रुप की अलग होती है ना केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण सी के बराबर मिल रहे हैं, या तो इसको सी की जगह पे रखो या सी के नीचे रखो। लेकिन सी के नीचे इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि भाई बाकी जो तत्व थे उनका परमाणु भार बहुत ज्यादा था। तो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि जो समस्थानिक थे, या मेंडलीव को समस्थानिकों के बारे में उस जमाने में पता ही नहीं था, और उसने ऐसे कोई भविष्यवाणी भी नहीं करी कि फ्यूचर में ये होगा, फलाना ढिमकाना वहां पे रख देंगे ना, ऐसा भी नहीं हुआ। तो एक्चुअल में क्या है, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया था। तो ये बात ध्यान रखनी है, समस्थानिकों को स्थान, समस्थानिकों को स्थान प्राप्त नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन बात है वो ये है कि कई बार मेंडलीव ने ये बात बोली, मेंडलीव ने ये बात बोली कि भाई जब आप एक के बाद दूसरा तत्व रखोगे, तो दूसरे के बाद तीसरा तत्व रखोगे, तीसरे के बाद चौथा तत्व रखोगे, तो वहां पर पता क्या होगा, उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। लेकिन कई बार क्या हुआ, जैसे मान लीजिएगा मेरे पास ये ए, समझना इसको, ए बी सी डी ई, ये 5 मैंने तत्व एक साथ रखे, फिर मैं एफ और मैं मान लीजिए जी को रखना चाहता हूं, जी और एच को कंपेयर करना चाहता हूं, जी को और एच को, कि जी और एच रखने हैं। तो मैंने ये माना कि जो मास था, यानी एटॉमिक मास ऑफ एच जो था वो ज्यादा था,
और एटॉमिक मास ऑफ जी जो है वो कम था। ठीक है भाई, इसका मतलब यही हो जाएगा, एटॉमिक मास को एक से रिप्रेजेंट करते हैं परमाणु भार को। अब जरा देखो, पर इसके जो भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण थे ना जी के, या जी के मान लीजिए भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण, वो मैच कर रहे थे किससे? सी से। और एच के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण किससे मैच कर रहे थे? बी से। अब भाई क्या हुआ कि क्योंकि उनको एक ग्रुप में, एक समूह में वैसे ही तत्व रखने थे जिनके भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण समान हो, तो उनके लिए तो वो अपने रूल को तोड़ लेते थे कहीं कहीं पर जहां उनका मन करता था। तो उन्होंने मेन चीजें ये रखी कि मुझे तत्वों की जो अध्ययन है उसको सरल रखना है, एक ही ग्रुप में उन तत्वों को रखना है जिनके भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण समान होंगे। तो अगर H पहले आया, मान लीजिए H पहले आया और फिर G बाद में आया, क्योंकि इनके भौतिक गुण इनके B के समान थे, H के, और G के C के समान थे। पर यह बात तो क्लियर हुई ना कि भाई मास के हिसाब से तो H का ज्यादा होना चाहिए भाई, H को तो बाद में आना चाहिए था, और मास के हिसाब से G को पीछे आना चाहिए था। तो कहीं कहीं पर पीरियोडिक टेबल में भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण को समान रखने के लिए ये फेरबदल भी करने पड़े। बात समझ में आई? ये फेरबदल भी करने पड़े। तो जैसे उनका कुछ उदाहरण है, उन उदाहरण को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास आर्गन है 39.9। और आप लोग जानते होंगे, अगर मैं आपको अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्या देखूं, तो इसका परमाणु क्रमांक 18 है और इसका 19 है, हाँ या ना? यानी ये बात तो क्लियर है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर आप ध्यान से देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर्गन कहीं यहां पर है आर्गन, और पोटेशियम नीचे है। तो अगर आर्गन के बाद पोटेशियम आ रहा था तो परमाणु भार बढ़ना चाहिए था, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और पाया यार पोटेशियम का तो 39.1 होता है भाई, आर्गन तो 39.9 होता है, तो ये तो गलत बात हो गई। चलो कोई बात नहीं, हुई तो सही है, छोड़ो इस बात को। अब उनसे गलती हो गई तो क्या करें? फिर उन्होंने टिलूरियम में और इंडियम में देखा, आयोडीन में देखा। टिलूरियम में उन्होंने देखा कि 127, टिलूरियम कौन सी फैमिली का है? याद करो अबे गधो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलूरियम, पोलोनियम, याद है ना ऐसे? और फिर यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्चुअल में मैं पीरियोडिक टेबल के इस भाग की बात कर रहा हूं, इस वाले भाग की। भाई हमें तो यह लग रहा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर वो रूल सही था तो आयोडीन का क्या होना चाहिए था भाई? परमाणु भार ज्यादा होना चाहिए था ना। पर भाई साहब ने आयोडीन को बाद में रखा, लेकिन उसका परमाणु भार क्या है? कम। तो ये भी गड़बड़ हुई। तो ये भी आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे, इसको बेटा थैलियम कर लेना, ये थैलियम था। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि वो कहां कौन कौन से युग्म है, कौन कौन से जोड़े हैं जिनमें परमाणु भार का जो, या आवर्ती फलन का जो मेन गुण है मेंडलीव का, उसको वो कर दिया गया, मतलब खंडित कर दिया गया। देखो इंग्लिश भी आ गई मेरे को, हिंदी आ गई, तो मैं कहूंगा खंडित किया। तो खंडित करने वाले ये 4 ग्रुप हैं, इनको याद कर लेना। बाकी तुम्हें कसम है बेटा जी केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की, यहां तक चुपचाप ना पढ़ लेना, ज्यादा चू चपट करने की आवश्यकता नहीं है। चौर समझ नहीं आया, ये नहीं आया, आप तो बहुत ढीला पढ़ा रहे हो। पर जब तेज पढ़ाऊंगा बाद में पढ़ाऊंगा। ओहो, टेन टेन है। अब देखो, अब इसको समझने की कोशिश करें। एक और उसमें कमी रह गई थी। क्या होता था कई बार कि समान, कई बार क्या होता था कि समान आवर्त मतलब समान भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण वाले तत्व जो थे उनको अलग अलग ग्रुपों में रखा गया। और कई बार ऐसा भी हुआ कि जिनकी अलग अलग भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण थे उनको समान ग्रुप में भी रखा गया। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, और मैं एग्जांपल के लिए भी बता देता हूं आप लोगों को। समान तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया, वर्ग मतलब वही ग्रुप होते हैं। यहां कुछ तत्व जैसे प्लेटिनम और सोना, जिसको हम गोल्ड कहते हैं, जिनके गुण समान हैं, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनको भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया। और वो कौन कौन से वर्ग थे? इसको 8वें वर्ग में रखा गया, और इसको पहले के बी वर्ग में रखा गया। कोई बात नहीं, पहले वर्ग में रखा गया, बी पार्ट में, गलत बात है। अब दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखना। ये तो मैंने बोल ही दिया था ना कि कई बार ये भी गलती हुई है कि जिनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग अलग है, यानी असमान है, अलग अलग है, उनको एक ग्रुप में रख दिया। पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में उसने 2 पार्ट बनाए, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। जैसे मान लीजिए लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम है, और सोडियम के बाद तो भाई उसने एक हद ही कर दी, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक ग्रुप, कॉपर गोल्ड और कॉपर सिल्वर और गोल्ड अलग ग्रुप। पर एक बात उसने अच्छी करी थी कि इनको उन्होंने ग्रुप 1 कहा था, मतलब फर्स्ट ए कहा था, इसको फर्स्ट बी कहा था। ठीक है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किन किन को साथ साथ रखा था। तो कॉपर गोल्ड और कॉपर
गोल्ड और सिल्वर को सोडियम या एल्कली मेटल यानी क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया था, बस इतना याद कर लेना। ठीक है, ये सिर्फ याद करने वाला पार्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। लेकिन अब जब मैं इसके बाद चल रहा हूं, आवर्त सारणी, मोजले की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घ समरूप, अब मैं चैलेंज करता हूं पूरी केमिस्ट्री को, पूरे एनटीए विभाग को, पूरी नीट को, कि अब तुमसे कोई एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करवा सकता, ये मेरी गारंटी है। यहां से बनना है तुम्हें। अब जो था वो मुझे पढ़ाना इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि वो सिलेबस में था। अब यहां पर हमें दिखाना है अपने जोर। प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। पहले क्या है कि मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया क्वांटम लेवल पे। ऐसे नहीं किया था कि तुम्हारे सामने जब पेश करके दिखा दिया, एटम ऐसे भी कोई देख नहीं सकता, माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है, बहुत छोटा होता है, हाँ या ना। पर होगा यार, आपको मोजले की इक्वेशन समझनी है, मोजले की इक्वेशन को याद करना है। मोजले की इक्वेशन क्या थी भाई? अंडर रूट, ये न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये बराबर किसकी थी बेटा जी? ए इंटू में जेड माइनस बी के बराबर थी। जहां पर जेड क्या होगा? परमाणु क्रमांक। जहां पर जेड क्या होता है सब लोगों को पता होगा, परमाणु क्रमांक। ये बात ध्यान रखनी है भाई, परमाणु क्रमांक, ठीक है, या इसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। अब जरा देखिए, जहां पर यह बात ध्यान रखनी है, जहां पर ए और बी क्या होंगे? बोलो भाई, ए और बी होंगे मोजले कांस्टेंट, मोजले और रोजले, मोजले नियतांक कहते हैं इनको हम। अब प्लीज समझिएगा, आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने मोजले वोजले तो कर लिया, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ये आ सकता है, एक तो वो ये पूछ सकता है कि दी गई समीकरण में जो है मोजले की कौन सी सही समीकरण है, तो इसको तो रटना पड़ेगा। या फिर मोजले के द्वारा दी गई समीकरण का उचित ग्राफ कौन सा है या सही ग्राफ कौन सा है। अगर आप देखो, मैं इसके अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कहीं ना कहीं रूट न्यू बराबर हो जाएगा ए जेड माइनस के ए बी, होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? अब जरा देखिए, ये अगर मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूं, ग्राफ किसके बीच में होगा बेटा जी? रूट फ्रीक्वेंसी है ना भाई, यानी आवर्ती और परमाणु क्रमांक के बराबर बीच में। तो समझने की कोशिश करिएगा, अगर मैं इसको y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर करूं, तो आप लोग जानते हैं कि ए बी एक कांस्टेंट है, एक नियतांक के बराबर होगा, और प्रवणता जो होगी वो उसकी ए होगी। x हमने क्या माना हुआ है? z। तो हमारे पास एक सरल रेखा आएगी कि नहीं आएगी? जो सरल रेखा कहीं ना कहीं यहां से स्टार्ट होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो प्लीज अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ऐसे कर सकते हैं। बस आपको यह बात ध्यान रखनी है कि ये ग्राफ याद होना चाहिए और ये हमारे पास इक्वेशन याद होनी चाहिए। इसके बाद कोई भी चीज याद रखने वाली है ही नहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, समझने वाली है, सब कुछ समझने वाली है, और अब वो स्टार्ट होने वाली है। पहली चीज क्या है? इसका नियम हमें पता होना चाहिए। एक बात हमें समझनी चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार, प्लीज समझिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कहीं कहीं पर मैं इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, ठीक है भाई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन उन्हीं शब्दों का प्रयोग करूंगा जो आप जानते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों के कौन से गुण भाई? बोलो जल्दी से। आप कहोगे सर भौतिक गुण, भौतिक एवं सभी प्रकार के गुण, है ना, भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु क्रमांक, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, परमाणु क्रमांक, यही बहुत बड़ा डिफरेंस था। मतलब मेंडलीव को लगता था परमाणु भार और इनको लगता है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक के, यानी इसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर, नंबर के आवर्ती फलन होता है। अब जरा देखिए मेरे शेरों, अगर हम ये बात जान चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी तत्व रखे गए हैं उनको परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। लेकिन जब रखा गया होगा तो आप लोगों को यह बात तो कंफर्म होगी ना कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह की बिल्डिंग है, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसी कुछ बिल्डिंग है, ऐसा ही हमने सुना है।
और आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो इसके वाई एक्स के अनुसार जो भी अरेंजमेंट होती है, ऊपर से नीचे की तरफ जो भी अरेंजमेंट होगी, उनको हम क्या कहते हैं भाई? वर्ग कहेंगे, या फिर समूह कहेंगे, या फिर इनको हम ग्रुप कहेंगे। इसमें तो कोई मैं आप मतलब अपराध नहीं कर रहा हूं ना तुमसे, बता रहा हूं क्लियर। अब बात करेंगे मैं इसकी। जब मैं बात करूंगा इधर से इधर, लेफ्ट से राइट की बात करूंगा, लेफ्ट से राइट की बात करूंगा, तो भाई ऐसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? जो एक्स अक्षीय होती है, तो आप कहोगे सर इनको कहते हैं हम पीरियड, या हिंदी में बोले तो आवर्त। आवर्त कहते हैं भाई। और मैं आपको बताऊं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी उतने ही आवर्त थे जितने मेंडलीव ने दिए थे उस जमाने में, तो उनको हम कहते हैं 7। लेकिन जब हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे, ग्रुप संख्या के बारे में बात करेंगे, तो आज की जो नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 तत्व हैं भाई। ये बात ध्यान रखनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब है आधुनिक आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त नियम। अरे ये तो मैंने लिखवा दिया यार, मुझे पता होता तो मैं काहे लिखवाता। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक को आवर्ती फलन होते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त वर्ग एवं ब्लॉक का निर्धारण। ओहो, यह तो खतरनाक बात बोली भाई, यह तो खतरनाक बात बोली। अब हमें करना क्या है जरा समझिएगा। बेसिकली जो भी आपको पीरियोडिक टेबल होगी, जो भी पीरियोडिक टेबल होगी, उसमें यह प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी तत्व किस ब्लॉक का है, कोई भी तत्व किस ग्रुप का है, और कोई भी तत्व किस आवर्त का है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मान लीजिए अगर हमें यह पता करना है कि कोई भी तत्व कहां पर विद्यमान है, कहां पर रहता है, तो आप लोगों को उसके बारे में 3 चीजों का पता होना चाहिए। उसका आवर्त, वर्ग एवं ब्लॉक। ठीक है, वो कैसा पता करेंगे वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू करवाऊंगा। मान लीजिएगा मेरे पास क्लोरीन है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, और ऐसे तुम गधे तो हो नहीं कि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना आए। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो कहीं ना कहीं 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p5 आएगा। बोलो हाँ या ना? आपको सर बिल्कुल आएगा। चलो अगर मान लो मैं नाइट्रोजन लेता हूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा भाई? 7। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो 1s2 2s2 और 2p3 होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब जब मैं यहां पर ब्रोमीन लूंगा मेरे शेरो, तो ब्रोमीन का 35 होता है परमाणु क्रमांक, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p5 ऐसे लिख देना है। अभी खत्म नहीं हुई बात, अभी तो सिर्फ एक ब्लॉक के हुए हैं। आगे देखो, मान लो अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, सोडियम का 11 होता है भाई। क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी 3s1 आएगा, है ना, क्योंकि 11 हो जाएंगे यहां तक तो भाई। अब जब मैं बात करूंगा कैल्शियम की, कैल्शियम का मुझे कितना करना है बोलो? आपको सर 20 होता है, चलो कर देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 होगा इसका। कैल्शियम का भी कर दिया मैंने। अब कोई मैं डी ब्लॉक का कर देता हूं। डी ब्लॉक की बारी ये थी कि मान लो मैं जिंक ले लेता हूं। चलो जिंक ले लेता हूं। जिंक का 30 होता है भाई। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। अब एक और कोई एग्जांपल ले लें, तो मैंने कहा कि भाई मैंने आयरन का ले लिया जिसका परमाणु क्रमांक होता है 26, और खरोश का भी आप देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 एंड देन 3d6 ऐसे कर दिया मैंने। अभी नहीं मानूंगा मैं, इंपॉर्टेंट वाले भी कराऊंगा। एक बात ध्यान रखनी है, आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हैं ना, इनको आप बाउ के नियम के अनुसार करने हैं। ये बात ध्यान रखनी है, ग्राउंड स्टेट वाले नहीं करने हैं। अगर मान लो मुझे क्रोमियम की बात करनी हो, तो आप लोग जानते हैं कि क्रोमियम के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आप बाउ के नियम के अनुसार, वो क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d4। लेकिन आप लोगों ने एक अपवाद पढ़ा होगा, वो क्या है?
कि क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां पर चला जाता है, हाँ या ना। और हम कहेंगे कि क्रोमियम जो है वो आपबाउ नियम को खंडित कर देता है। तो अगर मुझे क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो कैसे निकालूंगा भाई? बोलो तो सही। तुम कहोगे सर कैसी बात करते हो आप, जेंटलमैन वाली बात तो कर ही नहीं रहे हो। अरे ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, यहां से एक चला गया उधर बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 3d5। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्चुअल में ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है भाई। लेकिन ये होता है आपबाउ नियम के अनुसार, नियम के अनुसार या नियमानुसार, ठीक है। ये बात आप याद रख लेंगे, रखोगे कि नहीं? अब मैं तुमसे एक बात बोल रहा हूं, जब कभी भी कोई भी अपवाद हो उसकी आपको लोकेशन फाइंड करनी हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो ग्राउंड स्टेट वाला नहीं लिखना है। हर एक एलिमेंट, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो क्रोमियम हो, वो सारे के सारे आप बाउ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही पालन करेंगे। आप बाउ माने ये वाला, ये नहीं करना है, इसको हटा देना है कुछ टाइम के लिए, उस टाइम के लिए। अब अगर मैं बात करता हूं कॉपर की, तो कॉपर का क्या होगा भाई? कॉपर का 29 होता है यानी 29 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 करना है। यहां पर 4s1 3d10 मत कर देना। आई बात समझ में? अब जरा देखो भाई, सबसे पहला काम, अगर तुम्हें ब्लॉक निकालना है, क्या करना है भाई? ब्लॉक निकालना है कि कोई भी तत्व कौन से ब्लॉक में रहता है वो निकालना है। तो मैं आपको एक सिंपल ही बात बताऊं, जैसे आप अपनी तिरछी नजरों से इधर देखते हो ना कि पड़ोसी में कौन बैठा है, उन्हीं नजरों से उन्हीं नजरों से उन्हीं नजरों से आपको क्या करना पड़ेगा भाई? इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन आखिर में किस उपकोष में घुसा। तो हम कहेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश देखना पड़ेगा। प्रवेश का मतलब वो किस उपकोष में घुसा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और मान लो तुम्हें किसी भी तत्व का यह जानना है कि वो किस ब्लॉक का है, तो बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सरल है। आप बताइए कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में घुसा, कौन से सबसेल में घुसा? आप कहोगे सर पी में गया। अगर मान लो ये पी में गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्लोरीन है वो कहीं ना कहीं पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई। क्या हो गया भाई? ये पी ब्लॉक का हो गया। आप मुझे बताइए नाइट्रोजन कौन से ब्लॉक का हुआ? आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर गया? आप कहोगे सर पी में, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? आप कहोगे सर ये भी पी ब्लॉक का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूंगा ब्रोमीन की। ब्रोमीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर गया? आप कहोगे सर पी में गया, तो क्या इसको भी मैं कहूंगा कि ये भी मेरे पास पी ब्लॉक का हुआ भाई? हाँ या ना? आप बताओ मुझे। आप कहोगे सर बिल्कुल पी ब्लॉक में गया। अब जरा देखो, जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि भाई यहां पर तो सोडियम अंकल भी है। क्या है यहां पर? सोडियम भैया भी है। और सोडियम की जब मैं बात करूंगा तो सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर गया? जल्दी देखो। आपको सर एस में, तो ये क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक का। फिर उसके बाद जब मैं बात करूंगा कैल्शियम की, कैल्शियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर गया? आप कहोगे सर ये भी आपका एस ब्लॉक में ही, एस में ही गया, तो ये भी एस ब्लॉक का ही कहा जाएगा। जिंक का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर गया भाई? आप कहोगे सर डी उपकोष में गया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? ये डी ब्लॉक का हो गया। कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल वही समझा रहा हूं जो समझा सकता हूं। अब इसका कहां गया लास्ट में? आप कहोगे सर डी का, डी ब्लॉक का हो गया। ओहो, आगे बढ़ते हैं, इधर देखो इधर। ओके, अब क्रोमियम का लास्ट कहां गया भाई? जल्दी बताओ। आप कहोगे सर क्रोमियम का लास्ट वाला भी डी में गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रोमियम है ये भी क्या हो गया? डी ब्लॉक का ही तत्व है। और कॉपर भी जो है वो डी ब्लॉक का ही तत्व है। ये बात हमें कंफर्म हो गई। अब आधे नालायक बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने एफ ब्लॉक का नहीं करवाया। अब एक गधे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक को कोई स्थान दिया ही नहीं गया, वो तो नीचे है ना। तो एफ का तो कोई अधिकार नहीं, तो नीचे मिलेंगे आपको। अब जरा देखिए, इधर देखो। अब भाई हमने निकाल चुके हैं क्या? अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हम देख चुके हैं किसके लिए? ब्लॉक के लिए। अब जरा देखिए,
अगर मुझे आवर्त ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो भाई, देखो ध्यान से, अगर मुझे, ये मेरा पहला पॉइंट था, अब दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मुझे आवर्त ज्ञात करना हो तब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, ऐसा मैं कुछ कह थोड़े रहा हूं कुछ करो तुम। देखो क्या करना पड़ेगा, अपनी आंखें खोलना, ठीक है, आंखें खोलना और अपनी उन बकवास आंखों से चुपचाप ये देख लेना कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय मैक्सिमम नंबर यानी अधिकतम सेल का नंबर था, मैक्सिमम सेल का नंबर था, वही उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। क्या देखना है कि पीरियड किसके बराबर होगा, कि भाई अधिकतम कक्षा के नंबर के, अधिकतम या जिसको हम क्या कहेंगे मैक्सिमम सेल का नंबर या कक्षा का नंबर, कक्षा का नंबर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब जरा देखो, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, स्टार्ट करते हैं इधर से, क्लोरीन से। क्लोरीन का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहा था तो आप देखो सेल कहां पर है, ये 1 2 2 3 3, यानी इनको हम सेल कहते हैं, कक्षा कहते हैं। अब सबसे बड़ी कक्षा कौन सी होगी, 3, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3, तो जो भी मैक्सिमम नंबर है वही क्या हो जाएगा उसका आवर्त। तो भाई एक बात बताओ, क्लोरीन का आवर्त क्या होगा, आप कहोगे अगर मैं आवर्त की बात करूं सर तो इसका जो आवर्त होगा वो तो 3 होगा सर, चेक कर लेना पीरियोडिक टेबल में यही मिलेगा। अब मैं कह रहा हूं कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम आवर्त क्या होगा भाई, आप कहोगे 1 2 2, अधिकतम नंबर तो 2 है, तो इसका आवर्त क्या हो जाएगा बोलो यार, आप कहोगे सर इसका जो आवर्त पाया गया वो 2 पाया गया। मैंने कहा ठीक है। ब्रोमीन का अधिकतम नंबर देखो क्या है, 1 2 2 3 3 4 3 4, अधिकतम नंबर क्या पाया गया सेल का 4, तो इसका भी आवर्त क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। आप कहोगे सर इसका जो आवर्त है वो भी 4 पाया गया। मजा आ गया सर, 4 पाया गया इसका। मैंने कहा ठीक है, चलो भाई ठीक है। आगे देखो, अगर मैं कहता हूं सोडियम के बारे में कि सोडियम का आवर्त कितना होगा, तो आप मुझे बताइए 1 2 2 3, अधिकतम नंबर क्या है, आप कहोगे सर 3, तो इसका जो आवर्त होगा वो क्या हो जाएगा, आवर्त हो गया मेरे शेरों 3, ठीक है। अब बात करूंगा मैं कैल्शियम की, कैल्शियम की बात अगर मैं करूंगा तो कैल्शियम का अधिकतम आवर्त क्या है, 1 2 2 3 3 4, 4 नंबर हाईएस्ट है, तो आप क्या कहोगे कि इसका जो आवर्त है सर, इसका जो पीरियड है वो हमारे पास क्या हो गया भाई 4। अब जिंक की बात करो, जिंक का अधिकतम नंबर 1 2 2 3 3 4 3, यानी 4 अधिकतम है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, आवर्त क्या हो गया इसका, आप कहोगे सर इसका आवर्त भी 4 है, और नीचे वाले का आवर्त भी आपको क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा, चेक कर लेना। आगे देखो, अधिकतम नंबर क्या है 4, तो इसका जो आवर्त हुआ वो आवर्त क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। आप कहोगे सर आवर्त इसका 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर का आवर्त मैक्सिमम क्या है, आप कहोगे सर 4 सेल का नंबर है, तो इसका भी आवर्त क्या हो गया भाई, इसका भी क्या हो गया आवर्त, आप कहोगे सर 4 है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं होगी, आगे देख लेंगे, हम तो ऐसे आदमी हैं। अब यह हमें पता लग गया है कि ब्लॉक कैसे निकालते हैं, आवर्त कैसे निकालते हैं। सर थोड़ा सा यह भी हमें बताइए कि समूह या वर्ग कैसे निकालेंगे। देखो समूह या वर्ग की अगर बात करूं ना, समूह या फिर वर्ग कह लीजिए, या फिर इनको हम ग्रुप कहते हैं, यह बात आप जानते होंगे। अगर आपको यह कैलकुलेट करना है तो उससे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि कोई तत्व किस ब्लॉक का है। अगर ब्लॉक पता होगा तभी हम ज्ञात कर पाएंगे। अब क्या है जरा देखिए, मान लो अगर कोई तत्व एस ब्लॉक से बिलोंग करता है या एस ब्लॉक का मेंबर है और आप उसका ग्रुप निकालना चाहते हो, तो ग्रुप का एक फॉर्मूला होगा जो आपको याद करना है। ग्रुप बराबर क्या होता है, संयोजकता, या इनको मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी में लिखूंगा मैं, अब बहुत हो गया। अब मुझे बताओ क्या आपको यह बात समझ में आई कि नहीं आई, कि इसके बाह्य कक्षा में जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो मैंने WE कर दिया, VE कर दिया, कोई अपराध तो नहीं है। आप कहोगे सर नहीं सर बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज मैं और आपको एक बार बताना चाहूंगा मेरे शेरों, जब मैं बात करूंगा पी ब्लॉक के बारे में, अगर मुझे पी ब्लॉक का कोई तत्व का ग्रुप निकालना हो तो इसके लिए आपको पता है क्या करना है, कि जो भी ग्रुप होगा, ग्रुप निकालना होगा, आप क्या करेंगे,
जो भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें 10 जोड़ देना। ये फॉर्मूला निकल जाएगा पी ब्लॉक के सभी तत्वों का वर्ग निकालने के लिए, या वर्ग निकालना। राइट, चलो ये बात भी क्लियर हो गई भाई। अब जरा देखो, अब जरा देखो भाई, अगर मान लो मेरे पास डी ब्लॉक का कोई तत्व है, डी ब्लॉक का कोई तत्व है, और उसका मैं वर्ग निकालना चाहता हूं, या कह लीजिए ग्रुप निकालना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ग्रुप बराबर होगा 2 प्लस डी उपकोष में, उपकोष का मतलब समझते हो ना, इस बार मैंने सेल नहीं बोला, बाह्यतम सेल नहीं बोला ना, डी उपकोष में, डी का जो वो होता है ना जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो वाले की बात कर रहा हूं मैं। डी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जिसको ये बात पता होगी, जिसको ये बात पता होगी, आप वहां पर उसका ग्रुप निकाल लोगे। तो मेरे हिसाब से आप खतरनाक प्राणी बन चुके हो, सबका ब्लॉक वर्ग समूह सब निकाल सकते हो। कहीं से जरा देखो, मान लीजिएगा, स्टार्टिंग करते हैं यहीं से। हमें पता है कि भाई, अगर मुझे पता है कि क्लोरीन भैया जो है ना वो पी ब्लॉक के हैं। अगर ये पी ब्लॉक का है तो ये बात कंफर्म है भाई पी ब्लॉक वालों के लिए कि भाई इनकी संयोजकता देखो, और पी ब्लॉक वालों के लिए जो भी संयोजकता होगी उसमें 10 जोड़ देना। इसके बाह्य सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को संयोजकता कहेंगे भाई। तो आप देखो, क्या थर्ड सेल में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने जोड़ेंगे? 10। तो आप मुझे बताइए, क्लोरीन का जो समूह होगा या जो ग्रुप होगा बेटा, क्या वो 17 आ जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, कोई रोक ही नहीं सकता उस बात को। अब देखो आगे, जब मैं नाइट्रोजन की बात करूंगा तो नाइट्रोजन के ग्रुप की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन के ग्रुप की अगर मैं बात करूं, तो आप मुझे बताइए, क्या यहां पर ये भी पी ब्लॉक का है? और आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, इसका बाह्य सेल 2 है और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप कहोगे 2 और 3 5 है। 5 में मैं कितने जोड़ूं जो बेटा जी पी ब्लॉक के लिए मैं ग्रुप निकालूं? तो आप लोग जानते हैं सर, 10 जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा। एकदम आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ब्रोमीन में देखिए ध्यान से, यह भी पी ब्लॉक का मेंबर है। अगर ये पी ब्लॉक का मेंबर है तो इसकी बाह्य कक्षा कौन सी हुई? 4। ध्यान से देखो, 4 वाली कक्षा है, उसको हम बाह्य कक्षा बोलेंगे। और बाह्य कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही इसकी संयोजकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखो, 4 वाले में आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहां मिलेंगे, 4 वाले में आपको 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर मिलेंगे, और यदि 5 और 2 को जोड़ा जाए तो 7 इसके जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। इनमें मैं 10 जोड़ूंगा क्योंकि ये पी ब्लॉक के हैं, और सब ग्रुप निकाल दूंगा। कितना आ जाएगा ग्रुप इसका? इसका जो ग्रुप आएगा, इसका जो समूह आएगा, इसका जो वर्ग आएगा वो 17 आ जाएगा। फिर चेक कर लेना चाहे आप। अब जरा देखो आगे भाई, आगे हमारे पास क्या है? सोडियम की अगर मैं बात करूं, सोडियम का अगर मैं बात करता हूं तो सोडियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और एस ब्लॉक के लिए मैंने क्या बताया हुआ है आप लोगों को? एस ब्लॉक के लिए मैंने आपको बोला गया है कि भाई इसमें सिर्फ आपको संयोजकता देखनी है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखनी है और कुछ नहीं। आप बताइए, इसका बाह्यतम कक्षा तीसरी है, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है कि नहीं है? संयोजकता 1 है कि नहीं है? तो ग्रुप क्या हो जाएगा इसका? आप कहोगे सर इसका जो ग्रुप होगा, इसका जो ग्रुप होगा वो हमारे पास 1 हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है, आप ऐसे ही करोगे। फिर जब मैं कैल्शियम की बात करूंगा तो कैल्शियम का ग्रुप क्या होगा? आप बताइए, कैल्शियम का ग्रुप क्या होगा? आप कहोगे सर कैल्शियम का ग्रुप तो होना चाहिए क्योंकि एस ब्लॉक का है, बाह्य सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 2 है, तो ग्रुप आप 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कर दिया। अब मैं आगे बढ़ा, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि यार जिंक और आयरन है, Fe है, जिंक और आयरन है, Fe है, और ये दोनों के दोनों डी ब्लॉक के। और डी ब्लॉक के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया जल्दी बताओ? अरे सर, जो भी डी के सेल में यानी डी उपकोष के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें 2 जोड़ देना। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये लिखवाया, कहां गया भाई, कहां गया? 2 प्लस डी उपकोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो भी डी उपकोष में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उनमें 2 जोड़ देना। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप कहोगे 10। कितने जोड़ूं इसमें? 2। तो इसका ग्रुप क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर इसका जो ग्रुप आएगा वो 12 हो जाएगा। अब ये बताइए आयरन वाला, आयरन में आप देख रहे हो भाई, या लोहे में अगर आप देखते हो तो इसके डी में 6 है, 6 में 2 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा? आप कहोगे सर इसका ग्रुप जो है वो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करेंगे क्रोमियम की। क्रोमियम में आवर्त पता है, ब्लॉक पता है, इसके डी में 4 है,
तो भाई इसमें 2 जोड़ूंगा तो इसका जो ग्रुप होगा वो कितना आ जाएगा 6। अब मैं कॉपर की बात कर रहा हूं तो कॉपर के डी में 9 है और 9 में अगर 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए। आप कहोगे सर इसका जो ग्रुप है वो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को किसी भी तत्व का आवर्त, उसका ब्लॉक और उसका ग्रुप निकालना आ गया है भाई। ठीक है, इनको नोट करो जल्दी से। अब जरा देखो भाई, एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है क्या, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्व आर्सेनिक का 33 परमाणु क्रमांक दे रखा है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जरा देखना, के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। हां, अगर मैं आर्सेनिक की बात करता हूं, आर्सेनिक 13, सॉरी आर्सेनिक 33, तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा पहले। तो जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो आप लोग जानते हैं, अरे हे पेन बदल लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p3 ऐसे आएगा भाई। 4p3 ऐसे आ गया। इसने कहा कि यह 5th आवर्त का एक तत्व है। क्या इसमें कहीं भी 5वीं कक्षा आई? 1 2 2 3 3 4 3 4 नहीं। तो ये सत्य, ये तो कथन सत्य नहीं हो सकता। अनारकली को हटाओ। यह पी ब्लॉक का एक तत्व है। अरे भाई साहब, पी में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन नालायक को। तो B4 बाहुबली पे आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आई बात? यही है, यही है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, यहां पर क्वेश्चन कहा गया है, कथन जो आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण के लिए सही नहीं है वह निम्न है। यानी वो कौन सा है, जरा देखिए। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात तो सही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिल्कुल इन्हीं पर बेस्ड है। तो इसको तो हम कहेंगे कि भाई ये तो हमारे पास सही है, राइट। अब जरा देखिए, अधात्विक तत्वों की संख्या धात्विक तत्वों की अपेक्षा कम होती है। यह बात भी 100% सही है। कैसे, जरा देखो। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो आवर्त सारणी है ना, वो कुछ इस डिजाइन की होती है, अगर आप लोग जानते होंगे। और आपने देखा होगा कि यहां पर इसके नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है या तत्व हैं वो एस ब्लॉक के तत्व हैं। और एस ब्लॉक में क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु आती हैं, हाँ या ना? ठीक है भाई। अगली बार यहां से लेकर यहां तक आपके पास क्या हो जाएंगे, डी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। और डी ब्लॉक के तत्व को हम क्या कहते हैं, संक्रमण धातु। फिर आप लोग ये भी जानते होंगे कि यहां पर एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, यानी लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड होते हैं, और वो भी अति संक्रमण धातु ही हैं। ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु, और बस थोड़े बहुत यहां पर इस एरिया में ही अधातु होते हैं। बाकी इनमें भी क्या होंगे, उप धातु और धातु ही मिलेंगे आपको। तो यानी ये आइडिया तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, कि धातु जो है वो ज्यादा है और अधातु जो है वो कम है। अब जरा देखिए, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, संक्रमण तत्वों के 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन, 3D की बात कर रहा है, 3p कक्षकों के बाद आते हैं तथा 4s कथनों से पूर्व भरे जाते हैं। पूर्व का मतलब क्या होता है बेटा जी, पहले भरे जाना। ठीक है, तो जरा देखिए बेटा, अगर मैं आप लोगों को एक बात करूं, 3D 3p और 4s की बात करूं तो 3D ऐसे लिखा जाएगा, 3p ऐसे लिखा जाएगा और 4s ऐसे लिखा जाएगा। आपको सर लिखना तो हमें भी आता है। अब जरा देखो यार, जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कौन से नियम का पालन करते हैं, बताना जरा। आप कहोगे सर हम आप बाउ के नियम का पालन करते हैं, और आप बाउ का नियम कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उस वाले उपकोष में जाएगा जिसकी ऊर्जा कम होती है, और बाद में उसमें जाएगा जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए देखो, अगर मान लो कोई एटम है और उसके अंदर एक ही मतलब एक इलेक्ट्रॉन भरना है हमें, और हमारे पास ऑप्शन है 3 उपकोष, 1s 2s और 2p, तो किस में जाना चाहिए? आप कहोगे सर 1s में जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो 1s में गया तो फर्स्ट वाला जो सेल है वो नाभिक के सबसे पास होगा, और कोई इलेक्ट्रॉन यही तो चाहता है कि नाभिक के जितने पास होगा उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। चलो मान लो 1s वाला भर भी गया, अब हमारे पास 2 और बचे हैं, 2s और 2p वाला। तो फिर उसके बाद किस में जाएगा, आपको 2s में जाएगा,
क्यों? क्योंकि अब 2s वाला जो है नाभिक के समीप है, और हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना समीप होता है उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होती है, और पहले वो वहीं भरेगा, बाद में हम वो उस वाले उपकोष में भरेगा जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। अब जरा देखो, अब इनकी ऊर्जा कैसे पता करें कि किसकी ऊर्जा ज्यादा है और किसकी ऊर्जा कम है? आप लोगों को परमाणु संरचना वाले चैप्टर में पढ़ा गया होगा क्वांटम नंबर में कि किसी भी उपकोष की जो कुल ऊर्जा है वो n+l से ज्ञात करी जाती है। हम लोग जानते हैं कि इसका n यानी कक्षा तो 3 है, और d के लिए जो l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? आप कहोगे 2। p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 1, और इसके लिए भी l की वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर मैं n+l की वैल्यू निकालूं तो यहां पर 5 आएगी, यहां पर 4 आएगी, और यहां पर भी 4 आएगी। आप मुझे एक बात बताइए, पहले कौन भरना चाहिए? अगर मैं 3p का कंपेयर करूं 3d से, तो 3p पहले भरना चाहिए क्योंकि इसके लिए n+l की वैल्यू 4 है और इसके लिए 5 है, तो 4p पहले भरना चाहिए, ठीक है भाई, और 3d बाद। इसने क्या कहा है? संक्रमण तत्वों के 3d कक्षक में इलेक्ट्रॉन 3p कक्षकों के पश्चात 3p के बाद भरे जाते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। तथा 4s कक्षकों के पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। पूर्व का मतलब क्या हुआ? पहले। ये कह रहा है कि 4s कक्षकों से पूर्व भरे जाते हैं, पहले भरे जाते हैं। अगर मैं 4s वालों को और 3d वालों को कंपेयर करूं तो मेरे शेरों इसका n+l की वैल्यू कितनी है? 4, और इसकी वैल्यू कितनी है? 5। इसकी ऊर्जा कितनी हो गई? ज्यादा। तो क्या ज्यादा वाला पहले इलेक्ट्रॉन ले लेगा? बताओ यार। आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है सर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कथन असत्य हुआ, बहुत गलत बात बोला इसने। तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि आवर्त सारणी में प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर सामान्य तो बढ़ता है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर। आगे मैं इसको डिटेल में करवाऊंगा ही। चलिए अब हम बात कर लें थोड़ी धातुओं के बारे में और अधातुओं के बारे में, ताकि आप लोगों को थोड़ा एक नंबर याद हो। हमारी आवर्त सारणी में, ठीक है भाई, जो कुल तत्व होंगे जो अभी स्टेबलाइज हो सकते हैं या मान लीजिए आ सकते हैं, जो हमारे पास कुल तत्व है ना अभी के लिए, ओहो हैंग हो गया, कुल तत्व जो है वो 118 होंगे भाई। कितने होंगे? 118, जिनमें से धातुएं जो होंगी वो लगभग 93 है, 93, और जो उपधातुएं हैं उपधातुएं हैं वो लगभग 7 है, और जो अधातु हैं वो हमारे पास 18 हैं। तो कृपया करके इस नंबर को भी हमें याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ओहो, उपधातु तो पता थी ना 7 होती है यार। चलो आगे, विकर्ण संबंध, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है ना, हमारी जो आवर्त सारणी है, इसमें कुछ क्वेश्चन आप विकर्ण संबंध के ऊपर भी देखोगे। और विकर्ण संबंध आपको कैसे पता लगेगा? जैसे मान लीजिए कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, और यहां पर नीचे आएगा सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद यहां पर आएगा एल्यूमिनियम, और यह आएगा सिलिकॉन। पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं मैं, पूरी पीरियोडिक टेबल में 3 विकर्ण संबंध होते हैं। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, और बोरोन का सिलिकॉन के साथ। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनके विकर्ण संबंध इनके साथ है, क्योंकि इनके जो भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण हैं वो लगभग इनसे भी मैच करेंगे, और इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे, और मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पार्ट है आवर्तिता, पीरियोडिसिटी, और यहां से आपका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होगा। तो मेरे बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, मजे से पढ़ाई करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये अपने दिमाग से निकाल देना कि कुछ चीज तुम्हें रटनी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत बहुत पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।